नमस्कार। मनोदय श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के जितने भी अटैक हुए हैं उनको हम देखेंगे और मोहम्मद गोरी के बाद में किस प्रकार से यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना होती है इंडिया में। इंडिया की जो राजनीतिक स्थिति थी जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से राजा यहाँ पर रूल कर रहे थे, कौन कौन से राजा पे इसने अटैक किया था। तो देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। सबसे पहले कि जो मोहम्मद गोरी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, तो 1175 से लेके 1206 लास्ट इसका आक्रमण 1206 में था। ये यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे ही बैठा बैठा क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। उस टाइम यहाँ पे खोखर थे, खोखरों ने अटैक किया और इसको यहाँ पे ही मार दिया था मोहम्मद गोरी को। और इसके जो गुलाम थे वो जिस क्षेत्र में थे वहीं पे अपने आप को क्या कर देते हैं, राजा घोषित कर देते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी की कोई संतान तो थी नहीं। और इसने ये कहा था कि मेरे गुलाम ही क्या है, मेरी संतान है। तो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थे, यालदोज था, कोबाचा था, ऐबक था, वो जहाँ पे थे वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और यहाँ पे अपनी इंडिया में एक नया साम्राज्य उभर के आता है, गुलाम वंश का। देखते हैं हम अब देखो मोहम्मद गोरी के बारे में कि मोहम्मद गोरी ने कैसे क्या किया था। तो मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड होगा 1175 से लेकर 1206 तक का टाइम। मोहम्मद गोरी है वो कौन से वंश से आते हैं, तो ये आते हैं ससबनी वंश से। ससबनी वंश था यहाँ पे गौर प्रांत में, वहाँ के थे ये मोहम्मद गोरी। जोहाक इसके प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि ससबनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जोहाक थे, यानी प्रथम पुरुष या फिर संस्थापक कहा जाए तो कौन थे, जोहाक थे। मोहम्मद गोरी कौन से वंश से थे, तो ससबनी वंश से थे। अब ये कहाँ से आए थे, तो ये गौर से आए थे। और ये गौर जगह कहाँ पे पड़ती है, मध्य एशिया में। पिछली बार हमने देखा था मध्य एशिया में पड़ता है गजनी, और गजनी का ये प्रांत क्या था, गौर था। गौर आया था, मोहम्मद गोरी आया था गौर प्रांत से। अब देखो ये गौर प्रांत है, ये गजनी से अलग कैसे हुआ, इसकी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कि जो ये अलाउद्दीन है, ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के क्या थे, फादर थे। ये दो भाई थे, एक तो गयासुद्दीन था, एक शिहाबुद्दीन था। गयासुद्दीन ने क्या किया, डेट आती है यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट डेट आती है 1163। 1163 में गयासुद्दीन ने इस कर दिया गजनी पे आक्रमण। गजनी पे आक्रमण करने के बाद में ये गजनी को बुरी तरह से लूटता है, इसको जला देता है। गजनी को जलाने के बाद में ये अपने गौर प्रांत को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, और इतना ताकतवर बना लेता है गजनी से धन लूट के कि ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो गयासुद्दीन ने अलग किया था गजनी को, गौर प्रांत को गजनी से। कब किया था, 1163 में। और इसकी उपाधि है, ये पूछी हुई है फर्स्ट ग्रेड में, कि जहाँ सोज की उपाधि। ये जो जहाँ सोज की उपाधि है ये किसने ली थी, गयासुद्दीन ने ली थी। कब ली थी, गजनी को जलाने के बाद में। जहाँ सोज का ही अर्थ होता है, क्या उपाधि थी, जहाँ सोज। जहाँ सोज का अर्थ होता है दुनिया को जलाने वाला। तो किसकी उपाधि थी, ये गयासुद्दीन की उपाधि थी। फिर ये दोनों क्या करते हैं, साम्राज्य विस्तार के लिए, गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन दोनों भाई थे। दोनों भाई, ये तो गयासुद्दीन इसको बोलता है शिहाबुद्दीन गोरी को कि तुम तो जाओ इंडिया की तरफ, यानी कि तुम जाओ पूर्व की तरफ, मैं जाता हूँ पश्चिम की तरफ। गौर के ये पूर्व में पड़ता है, ये पश्चिम में पड़ता है। तो ये तो गया साम्राज्य विस्तार के लिए इधर पश्चिम की तरफ, और ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है वो अटैक करता है अपनी इंडिया की तरफ, यानी पूर्व की तरफ। देखते हैं अब इनके अटैक, मोहम्मद गोरी का अटैक, क्योंकि अपने को इधर तो देखना नहीं है, हमने इधर ही आएंगे क्वेश्चन। तो इधर ही इंडिया की तरफ देखो कैसे अटैक करते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अपने सिलेबस में इसी को हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ये अटैक करता है, पहले आप राजनीतिक स्थिति देखो कि कौन क्या राज कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले इंडिया और राजस्थान, इंडिया और ये जो पाकिस्तान था, ये दोनों सेम एक ही थे। 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद में ये अलग अलग हो गए। तो लाहौर में कौन था, खुसरो शाह था। ये जो मुल्तान था, मुल्तान में कर्दमाती मुसलमान थे, वो राज कर रहे थे। और सिंध में था सुमरा वंश। तो ये वंश अलग अलग हैं। गुजरात में चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश का राजा था भीम सेकंड। यहाँ पे चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है वो राज कर रहा था यहाँ पे दिल्ली और अजमेर के आसपास। चंदेल शासक था परमर्दी, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक था कन्नौज में जयचंद गढ़वाल, गढ़वाल वंश का शासन था। और उस टाइम जिस टाइम गोरी अटैक करता है वहाँ उस टाइम था जयचंद गढ़वाल। और यहाँ पे नीचे सेन वंश है। साउथ में अपने को जाना नहीं है, क्योंकि गोरी यहाँ पे उत्तर में ही रहा था, उसी को हम देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अटैक करता है ये गोरी मुल्तान पे। कब करता है, तो ये सबसे पहले मुल्तान पे अटैक करता है 1175 में। और यहाँ पे कौन यहाँ पे अटैक करता है, ये रहा मुल्तान पे अटैक करता है 1175 में। कौन रूल कर रहा है, करमाती मुसलमान यहाँ पे रूल कर रहे हैं। सेकंड इसका अटैक होता है गुजरात पे। ये इंटरेस्टिंग अटैक रहता है इसका।
ये यहाँ से करमाती मुसलमानों को लूटा। लूटने के बाद में यहाँ पे साम्राज्य विस्तार, यानी ये अपने अंडर में लेता था, इनको वापस लूट के जाता नहीं था। ये गया यहाँ पे गुजरात में। गुजरात में कौन रूल कर रहा है? भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह सेकंड को ये हरा देता है 1178 में। लेकिन ये यहाँ से वापस जा रहा होता है, इस तरफ से इसको हरा के। Your phone's in flight mode, so I सॉरी, 1 can't मिनट। help you. जब ये वापस जा रहा होता है तब यहाँ पे माउंट आबू के पास में मूलराज द्वितीय क्या कर देता है? वापस इसको हरा देता है, मोहम्मद गोरी को। वापस जाते हुए गोरी को किसने हराया था? तो भीम सिंह सेकंड ने। भीम सिंह सेकंड कौन से वंश से था? चालुक्य वंश से था। कहाँ रूल कर रहा था? गुजरात में रूल कर रहा था। इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो गोरी ने हराया इसको 1178 में, वापस जा रहा था। वापस जाते समय माउंट आबू पे ये इसने भीम सेकंड ने इसको घेर लिया था और इसको हरा दिया था। तो पहली हार मोहम्मद गोरी की कब होती है? माउंट आबू में होती है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर फेमस है यहाँ के, वहाँ पे ये इसको हरा देता है मोहम्मद गोरी को। फिर मोहम्मद गोरी चला जाता है। फिर 1179 में क्या करता है ये? लाहौर और सिंध इस तरफ से आता है। सिंध पे कौन कर रहा है? सुमरा वंश यहाँ पे राज कर रहा है। इसको हराता है। इसको हराने के बाद में ये कश्मीर पे भी अटैक करके कश्मीर को भी अपने अंडर में कर लेता है। तो सिंध और कश्मीर को इसने कब अपने अंडर में लिया था? 1179 में। 1178 में किसको हराया? मूलराज को। लेकिन 78 में मूलराज इसको वापस हरा देता है। इसकी ये पहली हार मानी जाती है माउंट आबू में। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि माउंट आबू में किसने हराया था? मूलराज सेकंड ने। पहला अटैक 1175 में। दूसरा अटैक इसने कब कर दिया? 1178 में। तीसरा अटैक इसने कब किया? 1179 में। अब ये अटैक करता है, यहाँ पे बढ़ता रहता है ये आगे। ये देखो मैं बनाती हूँ इंडिया का यहाँ पे नक्शा। यहाँ पे कौन है? मूलराज सेकंड बैठा है, इसने इसको हरा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं, यहाँ सिंध की तरफ से आ रहा है, कश्मीर में अटैक किया। फिर आता है अपना पंजाब की तरफ। ये छोटा सा बठिंडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जब ये अटैक करता है तब यहाँ पे कौन बैठा है? पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? इसको संदेश भेजा कि ये मेरा क्षेत्र है, तुम इस पे यहाँ पे अटैक नहीं करोगे। ये अजमेर और यहाँ पे दिल्ली के वाले क्षेत्र में ये बैठा है। पंजाब वाला क्षेत्र भी ये अपना अधिकार समझता था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन गौर क्या करता है? इसको एक जो संधि करने के लिए एक व्यक्ति भेजता है, उसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन हमजा। किवाम उल मुल्क संधि के लिए आता है, उसको रुकनुद्दीन हमजा भी कहा जाता है। ये आता है यहाँ पे इससे बात करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या बोलता है? मना कर देता है कि मैं तुमको हरा दूंगा, तुम वापस यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ये देखो, ये फिर भी ये संधि के लिए आया जो व्यक्ति, उसको उसे मानता नहीं है, तो ये इसको हराता है। 1191 में होता है तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने। इसमें पृथ्वीराज चौहान इसको हरा देता है, गौरी को हरा देता है। गौरी को ये वापस भेज देता है, बंदी नहीं बनाता ना, इसको मारता है। और पृथ्वीराज चौहान इसको छोड़ देता है, गौरी वापस चला जाता है 1191 में। ये इतनी इसकी कहानी है। 1192 में क्या होता है? तराइन का सेकंड युद्ध होता है। 1 साल बाद में वापस आता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। गौरी और पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान को पहले पता चल जाता है कि इस बार गौरी है वो अच्छी तरह से एकदम तैयार हो गया है। तो ये पृथ्वीराज चौहान सभी राजाओं को बोलता है कि आप मेरे साथ में मेरा सहयोग करें। लेकिन यहाँ पे परमर्दिदेव चौहान है, चालुक्य शासक। कौन बैठा है यहाँ पे? ये जो परमर्दिदेव है, इससे पहले ये अटैक करता है इस पे। चौहान वंश का जो पृथ्वीराज चौहान है, ये परमर्दिदेव से इसकी बनती नहीं थी। और कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल, इसकी बेटी होती है संयोगिता का जब स्वयंवर चल रहा होता है, वो इसके माला डाल देती है गले में, क्योंकि इसको अपना वर चुन लेती है। फिर ये क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान इसको मंडप से उठा के यहाँ पे स्वयंवर से उठा के ले जाता है और इससे शादी कर लेता है। तो जयचंद गढ़वाल इससे नाराज है, परमर्दिदेव से पहले युद्ध हो रखा है, तो इसके ये पड़ोसी थे, इसी से इसने क्या कर ली? दुश्मनी ले ली। तो ये चौहान वंश ये अकेला पड़ गया पृथ्वीराज चौहान सेकंड युद्ध में। तो ये पृथ्वीराज चौहान है। ये कहा जाता है कि जब इन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा होता है, तो कई तो बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उसी टाइम मर गया था। लेकिन एक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जो इसको पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहते हैं, नाम है चंद्रवरदाई, जिसने क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो। ये बोलते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इसको ये अपने साथ में मोहम्मद गोरी गजनी ले जाता है, और गजनी ले जाने के बाद में इसको वहाँ पे जेल में बंद रखता है। फिर एक दिन ये दोनों, इसके साथ में चंद्रवरदाई भी थे, दोनों को बाहर निकालता है। पृथ्वीराज चौहान है वो इसकी आँखें हैं वो फोड़ दी जाती हैं। उसके बाद में ये शब्द बेदी बाण चलाता है। जब चंद्रवरदाई बोलता है कि गोरी तुम इसको मारो मत, एक बार ये शब्द बेदी जो बाण है वो चलाता है, तो उसको आप देखो।
तो ये शब्द बेर दीवान चलाता है और इससे क्या हो जाती है, गोरी की मृत्यु हो जाती है। ये तो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। लेकिन एक आती है तबकात नासिरी, किसने लिखी है, मिनहुजीदीन ने लिखी है। नाम देखो मैं लिख देती हूँ, क्या नाम है, तबकात नासिरी किसकी है, मिनहुजीदीन की है। मिनहुजीदीन ने जो ये लिखी है, इसमें ये लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान है वो उसी टाइम उसकी युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध के दौरान ही मोहम्मद गोरी वो इसको मार देता है। लेकिन एक बुक और आती है, उस बुक का नाम है हसन निजामी की है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर में ये बोला गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है गोरी की, और कहीं दूसरी जगह जाके राज करने लग जाता है और वहीं से अपना शासन चलाता है। फिर उसकी धीरे धीरे अपनी मौत ये पृथ्वीराज चौहान मरते हैं। तो 3 बुक हैं, अलग अलग बात बोली गई हैं। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने बोला है कि पृथ्वीराज चौहान गोरी को मार देता है, लेकिन कई प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं कि बाद में भी गोरी के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको मारा नहीं है। हसन निजामी की ताजुल मासिरी में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान उसी टाइम मर गया था, लेकिन तब नहीं, वो बाहर जाके क्या करता है, राज्य करता है ताजुल मासिर में। और तबकात नासिरी में ये कहा गया है मिनहुजीदीन के द्वारा कि ये उसी टाइम मर गया था। तो ये अलग अलग 3 चीज़ें हैं, तीनों बुक हैं, याद रखनी है। 1192 में ही क्या होता है, सूफी पंथ की स्थापना हो जाती है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं वो सेकंड युद्ध में इसके साथ आए थे, तराइन के सेकंड युद्ध में, और यहाँ पे इंडिया में सूफी पंथ की स्थापना हो जाती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूफी पंथ की स्थापना कब होती है, तो 1192 में होती है। किसने की थी, तो सूफी पंथ की स्थापना करने वाले जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन। 1193 की इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इसमें मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, यानी साम्राज्य विस्तार का पहला प्रमाण मिलता है। राजधानी इसने बना लिया था गोरी ने, किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था। फिर देखो, फिर होती है 1194 में जयचंद, चंदावर का युद्ध होता है गोरी और जयचंद के मध्य। गोरी इसमें जयचंद को यहीं पे मार देता है। और यहाँ पे देखो गोरी के जो क्या क्या काम किए हुए रहते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ये एक सिक्का चलाता है, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि इसने कौन से सिक्के चलाए थे, तो देहलीवाल सिक्के चलाए थे। देहलीवाल सिक्के में क्या होता था, ये बड़ा सिक्का, सिक्के पर एक तो कलीमा लिखा हुआ रहता था और दूसरी तरफ इसमें लक्ष्मी की आकृति क्या थी, लक्ष्मी की आकृति थी। तो सबसे पहले लक्ष्मी की प्रतीक को अपनाने वाला था मोहम्मद गोरी। कौन से सिक्के कहलाए, देहलीवाल प्रकार के सिक्के कहलाए। अब थे मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड आता है, गौर साम्राज्य की स्थापना कब करता है, 1193 में। जब दिल्ली की स्थापना कर ली, दिल्ली को राजधानी बना लिया, तो गोरी की साम्राज्य की स्थापना होगी 1193 में। ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन था कि गोरी साम्राज्य की स्थापना इंडिया में कब होती है, तो 1193 में। इसने क्या किया था, एकता प्रथा की शुरुआत की थी। एकता प्रथा की शुरुआत करने वाला भी कौन था, मोहम्मद गोरी था। और इस संस्था, इसे जो एकता प्रथा है, इसको संस्था का रूप दिया था इल्तुतमिश ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने जो एकता प्रथा चलाई थी उसको संस्था का रूप किसने दिया था, तो इल्तुतमिश ने दिया था। जब ये दिल्ली को राजधानी बनाया तो दिल्ली का अलग अलग नाम था। दिल्ली का एक पालम बावली अभिलेख मिला है 1276 में, तो दिल्ली में उसका एक नाम मिलता है योगिनीपुर। योगिनीपुर को इसने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। 1206 में क्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। खोखरों ने इसकी क्या कर दी थी, नमाज पढ़ने के टाइम इसकी हत्या कर दी थी दमियक नामक स्थान पे। फिर यहाँ के इसके 3 गुलाम थे, एक तो यालदोज, एक कुबाचा था और एक था ऐबक। ऐबक ये जो जहाँ पे थे वहीं पे वो क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यहाँ पे गुलाम के रूप में शासन करते हैं। ऐबक यहाँ इंडिया में था तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की ऐबक के द्वारा। यहाँ पे सेनापति पूछा जाता है कि तराइन के जो दोनों युद्ध थे उसमें सेनापति कौन थे, तो इसमें था खांडेराव, और इसमें जो आपके मोहम्मद गोरी के थे वो कौन कौन थे, एक तो था खारवक, एक था इल्हाम, एक था खरमेक, एक था मुकलस। याद रहे तो रख लेना, वरना ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते, फर्स्ट ग्रेड या RS में ही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो खारवक, इल्हाम, खरमेक और मुकलस, ये क्या कौन थे सेनापति थे। बुक याद रखनी है, तबकात नासिरी, हसन निजामी की बुक ताजुल मासिरी और पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई। ये था आपका मोहम्मद गोरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।